हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी क्लासेज में। जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की जो सीरीज चल रही थी उसमें अपन ने अधिगम टॉपिक्स के क्वेश्चंस देखे थे। उसके सभी अधिगम के जो सिद्धांत थे वो सभी देखे हैं। उसी सीरीज के अंतर्गत आज आपके अधिगम के अंदर जो जैसे कि अधिगम स्थानांतरण, चिंतन, अभिप्रेरणा से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, आज उनको देखेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को देखने से आप सबको एक इंसाइट मिलेगी कि एग्जाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। अधिकांश लोग क्या है कि बुक से पढ़ते हैं, सभी सिद्धांतों को रट लेते हैं और साइकोलॉजी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आते हैं अप्लाइड बेस पे क्वेश्चन आते हैं। अप्लाइड बेस पे क्वेश्चन आते हैं, जो इसको अच्छे से टॉपिक समझ में आया ना, वही व्यक्ति उस क्वेश्चन को हल कर सकता है। और जिस अपन जैसे अधिगम स्थानांतरण, चिंतन, संवेग, ये छोटी छोटी चीजें होती है जैसे अभिप्रेरणा, इनको अपन क्या कि नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक है। अपने को ऐसा लगता है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जब पेपर सामने आता है तो उसमें से देखिए आप, अब जैसे अधिगम टॉपिक में चिंतन से हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, अधिगम स्थानांतरण से लगभग क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन टॉपिक्स जो है ना, उनको अच्छे से क्लियर कीजिए। जितने छोटे छोटे टॉपिक क्लियर करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि जो शुरुआत से रटंत विद्या चली आ रही ना, उसको छोड़ दीजिए आप। आजकल एग्जामिनर बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बनाने लग गए हैं, जो कि बिल्कुल अप्लाइड बेस पे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए। पहले क्वेश्चन के अंदर है, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, यह क्या है? अब ये क्वेश्चन आपके अधिगम स्थानांतरण से क्वेश्चन है। किससे है ये? अधिगम का स्थानांतरण। अब अपन जो भी सीखते हैं उसका भी पहले क्या सीखा, बाद में जो सीख रहे उसमें पहले वाले अनुभव का कोई महत्व है या नहीं है तो कितना महत्व है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये चीजें सब आपके अधिगम स्थानांतरण के अंदर आती। अधिगम स्थानांतरण जो है आपके, वो 3 प्रकार का होता है। बता देता हूं मैं अच्छे से आपको। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण जो है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सकारात्मक। क्या होता है? सकारात्मक स्थानांतरण, या फिर इसको अपन धनात्मक भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक, जिसको अपन ऋणात्मक स्थानांतरण भी बोलते हैं। और तीसरा होता है आपके शून्य स्थानांतरण। क्या होता है? शून्य, जीरो ट्रांसफर। ठीक है, पहला सकारात्मक हो गया आपके, ठीक है, पॉजिटिव हो गया ट्रांसफर, सेकंड हो गया नेगेटिव ट्रांसफर, और थर्ड हो गया आपके जीरो ट्रांसफर। अब ये तीनों क्या है अच्छे से समझ लो आप। बताता हूं कि पहला जो है आपके, जिसको अपन बोलते हैं धनात्मक या सकारात्मक। क्या बोलते हैं? धनात्मक। धनात्मक के अंदर प्लस, यानी कि प्लस जोड़ रहे हैं, यानी कि पहले जो अपन ने सीखा अथवा पहले किसी परिस्थिति में या फिर किसी भी विषय में जो सीखा गया ज्ञान होता है ना, वो नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता करता है। पहले जो ज्ञान था, ठीक है, वो नवीन ज्ञान को सीखने में सहायता कर रहा है, तो ऐसे स्थानांतरण को अपन क्या कहेंगे? धनात्मक स्थानांतरण कहेंगे। ठीक है, ये धनात्मक स्थानांतरण होगा। जैसे कि आपको, जैसे एक टेनिस खेलने वाला व्यक्ति है, उसको बैडमिंटन खेलना आसानी से आ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो टेनिस खेलना जानता है तो बैडमिंटन खेल लेगा आसानी से। इसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति साइकिल चलाना जानता है, जैसे, तो साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जब मोटरसाइकिल चलाएगा, स्कूटर चलाएगा, बाइक चलाएगा, तो उसको सीखने में बहुत सहायता मिलेगी। यानी कि पुराने अनुभव जब नवीन ज्ञान के अंदर आते हैं, तब उनको अगर सहायता मिलती है तो वो आपके धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, ये सकारात्मक स्थानांतरण बोलो या धनात्मक। फिर दूसरा आपके आता है ऋणात्मक। क्या आता है? ऋणात्मक स्थानांतरण, जिसे अपन नकारात्मक स्थानांतरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नकारात्मक स्थानांतरण बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पहले सीखा गया ज्ञान है ना, वो नवीन ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है?
बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, पहले वाले ज्ञान से नए ज्ञान में प्रवेश कर रहे हैं तो पहले वाला ज्ञान नए ज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? नकारात्मक स्थानांतरण बोलेंगे। जैसे कि अंग्रेजी की कीबोर्ड पर अंग्रेजी टाइपिंग सीखने के बाद अगर अपन हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं तो उसमें बाधा आएगी ना, अपने को नहीं आएगी क्या? अब टाइपिंग कीबोर्ड होती है, उसमें इंग्लिश में वर्ड होते हैं, सारे इंग्लिश में होते हैं ना, तो अपन इंग्लिश में उसकी टाइपिंग करना सीख गए, फिर अपने को हिंदी में टाइपिंग करना है तो बाधा आएगी। अपने को बार बार बी दबाएंगे तो बी इंग्लिश में आएगा अपने को, और हिंदी में बै लिख रहे हैं तो बी पे उंगली जाएगी, तो ये अपने को बाधा उत्पन्न, तो ये इसको ऋणात्मक स्थानांतरण बोलते हैं। और एक होता है आपके शून्य स्थानांतरण। क्या होता है? शून्य स्थानांतरण, जिसमें पहले वाला ज्ञान आगे आने वाली परिस्थितियों में ना तो सहायक होता है और ना बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, उसका उसमें कोई रोल नहीं होता है, यानी कि पहले वाला जो ज्ञान था और नवीन ज्ञान है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, जैसे 10वीं कक्षा में गणित विषय का ज्ञान मनोविज्ञान पढ़ने में न तो सहायक करेगा और न ही बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग चैप्टर्स है। समझ रहे हो ना? तो ये हो गए आपके तीनों अधिगम के स्थानांतरण। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। पहला क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, तो ये आपके क्या हो जाएगा? ये आपके धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? तीनों प्रकार मैंने बता दिए थे। सकारात्मक स्थानांतरण बिल्कुल है, नकारात्मक स्थानांतरण ये भी है, दूरवर्ती स्थानांतरण ऐसा कोई उल्लेख नहीं था। ठीक है, और शून्य स्थानांतरण था, तो इसका आंसर होगा आपके 3 नंबर ऑप्शन, दूरवर्ती स्थानांतरण। ऐसा कोई स्थानांतरण नहीं था अपने अधिगम स्थानांतरण के अंदर, कोई प्रकार नहीं था ना, तो ये दूरवर्ती स्थानांतरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को, ठीक है, एक खिलाड़ी है वो बॉलर है, ठीक है, कौशल को विकसित कर लेता है, बॉलिंग अच्छे से करना जानता है वो, तो उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? तो पहले वाला ज्ञान बाद वाले ज्ञान को ना तो प्रभावित कर रहा है ना बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो वो शून्य प्रशिक्षण अंतरण में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक है, शून्य अधिगम का स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है? देखिए, मानसिक अनुशासन, तथ्यों में विशुद्धता, समरूप तत्व और अर्थपूर्ण सामान्यकरण। अब अधिगम का जो स्थानांतरण होता है उसमें सहायक कौन सा सिद्धांत नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? अब मानसिक अनुशासन होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही है, मानसिक अनुशासन होना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके बाद में चलते हैं, तथ्यों में विशुद्धता, तथ्यों में विशुद्धता होना नहीं, तथ्यों में शुद्धता होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? शुद्धता होना जरूरी है, शुद्धता होगा तभी तो स्थानांतरण होगा, बाकी कैसे होगा? तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। बाकी समरूप तत्व होना जरूरी है, अर्थपूर्ण सामान्यकरण होना भी जरूरी है, तो यहाँ आपके आंसर तथ्यों की विशुद्धता ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन सीरीज है ये। क्वेश्चन अधिकांश सीटेट के अंदर, जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो लोग अच्छे से देखें, सीटेट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ठीक है, और पिछली रीट में अपने इसके अधिगम स्थानांतरण से क्वेश्चन आया था, एक चिंतन से क्वेश्चन आया था L2 के अंदर। ठीक है, तो अच्छे से देखना है इनको। ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण यानी कि वो क्या, कि पहले वाला ज्ञान बाद वाले ज्ञान को सीखने में क्या उत्पन्न करता है? ऋणात्मक में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो कुछ न सीखना, सीखने में बाधा, ये लो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन, सीखने में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है, सीखे हुए ज्ञान या एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, पहले जो ज्ञान सीखा हुआ है या परिस्थिति में जो अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना, ये क्या कहलाता है? तो यही तो अपने को अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। पहले जो ज्ञान सीखा, आगे आने वाले जो चीज अपन सीख रहे हैं उसके अंदर पहले वाला सहायक है या नहीं है, तो ये क्या चीज है? ये है अपने अधिगम का स्थानांतरण। क्या हो जाएगा? सीखने में स्थानांतरण या अधिगम का स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, छठे में ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्न में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए
कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? उपचारात्मक शिक्षण, त्वरण, गतिवर्धन। गति कैसे बढ़ाएंगे? धीमी गति से सीख रहे तो उसकी गति को बढ़ाने से जल्दी थोड़ी सीखेंगे वो, ऐसा नहीं होता है। संवर्धन भी नहीं होगा। प्रतियोगिताएं, तो ये तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होता है। किन के लिए होता है? प्रतियोगिताएं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होता है। लेकिन धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त प्रावधान होता है वो होता है उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। ये आपके उपचारात्मक शिक्षण से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, साइको में बनते हैं, अदर सब्जेक्ट्स में भी, साइकोलॉजी के अलावा अदर सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों में भी उपचारात्मक शिक्षण से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता क्या होती है? निर्देशन और अधिगम के बीच क्या समानता होती है? अधिगम छात्र केंद्रित होता है ना, बिल्कुल, छात्र को केंद्र में रख के ही तो अधिगम करवाया जाता है। तो निर्देशन भी छात्रों को केंद्र में रखा जाता है, यानी कि दोनों छात्र केंद्रित होते हैं। क्या होते हैं? दोनों छात्र केंद्रित होते हैं। विषय वस्तु केंद्रित नहीं होता है, पृष्ठ पोषण पर बल भी नहीं देते और उपयुक्त में से ये तो ही नहीं सकता, तो दोनों छात्र केंद्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है क्योंकि दोनों छात्र केंद्रित विधियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, पुराने सभी पेपर्स पढ़ के अच्छे क्वेश्चंस उठा के ले रहा हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है इन्हीं क्वेश्चनों में से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एक विजातीय कक्षा में, विजातीय कक्षा यानी कि होशियार कमजोर तो सब मिक्स है उसमें, तो कमजोर विद्यार्थियों को होशियार बच्चों के साथ बिठाया जाता है। कमजोर विद्यार्थी है उनको होशियार बच्चों के साथ बिठाया जा रहा है, तो इस प्रकार की परिस्थिति में कौन सा अधिगम संभव है? कौन सा अधिगम संभव है? संकेत अधिगम, सृजनशील अधिगम, सहपाठी समूह अधिगम या अभिप्रेरित अधिगम। तो कमजोर बच्चे और होशियार बच्चे एक साथ पढ़ रहे तो संकेत अधिगम तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि होशियार तो पढ़ लेंगे लेकिन कमजोर नहीं हो सकते। सृजनशील बालक नहीं आएगा ये। सहपाठी समूह अधिगम यानी कि एक साथ पढ़ाएंगे उनको, ठीक है, कमजोर और प्रतिभाशालियों को, तो इनको सहपाठी समूह, इनके समूह बनाएंगे, उनसे अधिगम करवाएंगे, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। सहपाठी समूह अधिगम ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। समग्रता बताया था मैंने, कल परसों बताया था शायद, गेस्टाल्टवादी। क्या होता है? गेस्टाल्टवादी। कौन थे गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक? वर्दीमर, कोपका, कोहलर, तो उसमें वर्दीमर का नाम आता है, ठीक है। तो वर्दीमर एवं अन्य, वर्दीमर के साथ कोपका थे, ठीक है, कोपका थे, एक आपके कोहलर भी थे ना, कोहलर। इन्होंने सब गेस्टाल्टवाद पे काम किया था। गेस्टाल्ट का मतलब ही समग्रता होता है, ध्यान रख लेना अच्छे से, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाला था, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, व्यवहार की पुनरावृत्ति तथा परिमार्जन किसके लिए निश्चित होते हैं? व्यवहार की पुनः आवृत्ति और परिमार्जन किसके लिए निश्चित होते हैं? परिणाम के लिए, अनुक्रिया के लिए, उद्दीपक और अनुबंधन। तो व्यवहार की पुनरावृत्ति होती है बाद में, ठीक है, तो अनुबंधन तो उससे पहले ही आ जाता है, उद्दीपक भी पहले आ जाता है, अनुक्रिया भी पहले आ जाती है। तो किसके लिए निश्चित होते हैं? ये सब परिणाम के लिए निश्चित होते हैं। अपन किसी के साथ जो भी व्यवहार करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को कुछ अच्छा परिणाम मिले। अपन मेहनत करते हैं क्यों करते हैं? जिस फील्ड में मेहनत करेंगे उस फील्ड में अपन क्या करेंगे कि परिणाम पाने के लिए ही तो मेहनत करते हैं, ठीक है। व्यवहार की पुनरावृत्ति और परिमार्जन जो है परिणाम निश्चित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करते देख वह कार्य करना सीखता है। दूसरे व्यक्ति को देख रहा है और उसको देख के कार्य करना सीख जाता है, ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? क्रिया प्रसूत सीखना, प्राचीन अनुबंधन, सूझ द्वारा सीखना या अवलोकन द्वारा सीखना। बिल्कुल, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अवलोकन द्वारा सीखना। व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करते देख रहा है, ठीक है, दूसरों को देख रहा है, तो देख रहा है इसका मतलब वो अवलोकन ही तो कर रहा है। क्या कर रहा है? अवलोकन करके सीख रहा है, तो ये आपके अवलोकन द्वारा सीखना हो जाएगा, ठीक है। आ रहा ना समझ में आपको? हाँ, जो चीज समझ में नहीं आती आप कमेंट्स कर दो, मैं नेक्स्ट वाली क्लास में उसका वापस वीडियो बना के आपको समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह क्या है? अधिगम सीखना किसके बिना संभव नहीं है? शिक्षक के बिना क्या अधिगम संभव है?
बिल्कुल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं, घर में माता पिता पढ़ा देते हैं, पाठ्य पुस्तक कोई जरूरी नहीं है, निर्देशन बिल्कुल है, लेकिन सबसे पहले अपने को आवश्यकता होती है प्रेरणा। किसकी होती है? अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा जिसे अपन बोलते हैं मोटिवेशन। क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है तो वो है अभिप्रेरणा, या प्रेरणा के बिना कभी अधिगम संभव नहीं हो सकता है। आया समझ में? अभिप्रेरणा अधिगम की प्रथम सीढ़ी है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? देखिए, प्रयत्न है त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम या अनुदेशात्मक अधिगम। तो व्यक्तित्व को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है तो वो अनुकरण अधिगम करता है। कौन करता है? अनुकरण अधिगम। 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन कब प्रारंभ होता है? अभी बताया, अधिगम के लिए अपने को सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? अभिप्रेरणा की। तो चिंतन के लिए क्या होना जरूरी? चिंतन के लिए आप सबको बता देता हूं, समस्या होगी ना, जब अपने आगे कोई समस्या होगी तभी तो अपना चिंतन होगा। बाकी अपने चिंतन किसके लिए करेंगे? कोई समस्या ही नहीं है तो चिंतन करेंगे क्या? नहीं कर सकते। समस्या के बिना कभी चिंतन प्रारंभ नहीं हो सकता है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए हमेशा सहायक जो है समस्या आवश्यक है। ठीक है, चले अगले प्रश्न पे। हाँ, इसका राइट आंसर समस्या हो जाएगी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ज्ञानात्मक के अंदर आता है ये। ठीक है, तो चिंतन की यह परिभाषा किसने दी थी? वोरेन, रॉस, वेलेंटाइन या फिर स्किनर? तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह परिभाषा रॉस ने दी थी। किसने दी थी? रॉस ने दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, बिल्कुल पढ़ाई कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। क्या देने का वादा किया था? मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। तो ये कौन सी प्रेरणा हुई? मिली तो उसको प्रेरणा है, लेकिन ये कौन सी प्रेरणा है उसके लिए? कौन सी प्रेरणा होगी ये? बाह्य प्रेरणा। कौन सी होगी? बाह्य प्रेरणा, क्योंकि वो अपने मन से नहीं पढ़ रहा है। पिता ने उसे अच्छे अंक आएंगे तो मोटरसाइकिल दिलाएंगे। पिता क्या दिलाएंगे उसको? मोटरसाइकिल दिलाएंगे। तो इसको बाहर से प्रेरणा मिल रही है। ठीक है, बाह्य प्रेरणा हो जाएगी। और आंतरिक प्रेरणा की अगर बात करें तो आंतरिक प्रेरणा होती है अपने स्वयं खुद सोचते हैं कि मेरे को ये करना है। ठीक है, स्वयं की समझ से, स्वयं के चिंतन से जो होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। और हमेशा पुरस्कार जो होता है, पुरस्कार हमेशा बाह्य प्रेरणा में आता है। तो यहाँ पर भी उसको मोटरसाइकिल पुरस्कार में मिल रही है तो वो बाह्य प्रेरणा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। अभी बताया मैंने, रॉस ने कहा था कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ठीक है, ज्ञानात्मक पहलू होता है। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ाया था मैंने। इसके अंदर देखिए कौन सी है जो इसकी विशेषता नहीं है। कौन सी इसकी विशेषता नहीं है? आकस्मिकता। अंतर्दृष्टि सूझ एकदम होती है, बिल्कुल आकस्मिकता का होता है। नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया जरूर होती है, और अनुक्रिया का सहजता से होना भी बहुत जरूर। भविष्योन्मुखी, भविष्य नहीं होता इसके अंदर। भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा जाता है कि आगे अपना भविष्य क्या होगा, ये अंतर्दृष्टि के अंदर नहीं आता है। ये तुरंत आकस्मिक होता है और तुरंत समस्या समाधान करने का साधन होता है। भविष्य की सोच इसके अंदर नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए कौन सा तरीका कम काम में लाना चाहिए? ऑप्शन देखो, पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने वाली प्रवृत्ति को रोचक बनाना और बच्चे के अनुभवों से जोड़ना। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन पूछा गया है ये,
कि अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए। अब सारे तरीकों को देखिए, जैसे जैसे बच्चे के अनुभवों से जोड़ना, बिल्कुल अगर बच्चे के अनुभवों से जोड़ेंगे तो उसको जल्दी से याद होगा, वो जल्दी से सीख जाएगा। उसकी जो प्रवृत्ति है उसको रोचक बनाएंगे, बिल्कुल उसको रोचक बनाएंगे। अगर उसको किसी काम को करने में आनंद की अनुभूति नहीं हो रही तो वो उस काम को नहीं करेगा बच्चा। ठीक है, हमेशा उसको महसूस होना चाहिए कि मैं ये सीख रहा हूँ तो मुझे आनंद मिल रहा है, तो आनंद की अनुभूति होना बहुत जरूरी है। ठीक है, रोचक बनानी पड़ेगी। मिलजुल कर काम करने वाली प्रवृत्ति, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, किसी भी काम को मिलजुल के करेंगे तो एक दूसरे की, दोनों तीनों के चिंतन से जल्दी वो समस्या सोल्व हो जाएगी। ये भी तरीका काम में लिया जाता है। पुरस्कार, ये तरीका कम काम में लिया जाना चाहिए। पुरस्कार ये बाह्य प्रेरणा होती है और बाह्य प्रेरणा से व्यक्ति ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है, आंतरिक प्रेरणा से ही बढ़ पाएगा। तो पुरस्कार को सबसे कम से कम काम में लाना चाहिए होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब नया ज्ञान कब प्राप्त होता है? बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चन सही है। बिल्कुल अपने को लग रहा है कि छोटा सा क्वेश्चन, छोटे से ऑप्शन आराम से आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन ही अधिकांश गलत होते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने के द्वारा, ज्ञान के स्थानांतरण से, अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढने से, या फिर कोई नहीं। तो नवीन ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो रटने से कभी नहीं होती है, ज्ञान के स्थानांतरण से भी नहीं होती। ज्ञान का स्थानांतरण कब होगा? जब ज्ञान पहले से प्राप्त होगा, तो वो भी तो नवीन ज्ञान था एक समय। तो ज्ञान प्राप्त होगा तभी तो उसका स्थानांतरण होगा। तो ये ज्ञान की प्राप्ति पूछ रहा है। अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढना, बिल्कुल ये आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढना, यही एक नवीन ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि पहले जो ज्ञान है अपने को, वह ज्ञान आगे दूसरे ज्ञान को सीखने में सहायता करता है तो अपन उसको क्या कहेंगे? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण और प्रशिक्षण स्थानांतरण, या फिर सीखना। तो पहले वाला ज्ञान अगर आने वाले ज्ञान में प्लस का काम कर रहा है, ठीक है, सहायता प्रदान कर रहा है, तो वो हमेशा सकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हुए आपस में चर्चा, निष्कर्ष निकालें, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, यह किस उपागम की विशेषता है? ठीक है, छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, निष्कर्ष करते हैं, और शिक्षक केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका में होता है, बाकी सब कुछ छात्र ही करते हैं। तो ये किस उपागम की विशेषता है? ये है आपके निर्मितवाद उपागम की विशेषता। किसकी विशेषता है? निर्मितवाद उपागम की विशेषता है। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन निर्मितवाद के संदर्भ में सही नहीं है? खोज पर आधारित, चिंतन का विकास, रटन पद्धति को प्रोत्साहन, या फिर नवीन ज्ञान का निर्माण। तो खोज पर आधारित तो होगा। अभी पीछे वाला क्वेश्चन देखा ना अपन ने, ये देखो सारी की सारी, छात्र सक्रिय भूमिका निभा रहा है, आपस में चर्चा कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें भी निर्मितवाद के संदर्भ में सही नहीं है, तो खोज तो कर रहे हैं, वो चिंतन भी तो आपस में कर रहे हैं, वो राय मशवरा कर रहे हैं, तो वो नवीन ज्ञान का निर्माण भी कर रहे हैं, लेकिन रट रहे कहीं नहीं है, वो रटन पद्धति को प्रोत्साहन नहीं दे रहे। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, रटन पद्धति को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है निर्मितवाद के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया है? सामाजिक निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद पर किसने काम किया था? पियाजे, कोहलरबर्ग, या वाइगोत्स्की, या फिर कोहलर। तो निर्मितवाद जो सामाजिक निर्मितवाद था उसमें सबसे ज्यादा जो बल दिया वो दिया था लेव वाइगोत्स्की। किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेव वाइगोत्स्की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं कल अलग से एक क्लास लेके आऊंगा, इसलिए मैंने इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाले थे। लेव वाइगोत्स्की को कल मैं 5-10 मिनट का टॉपिक, 10-15 मिनट मान लो, 15 मिनट में समझा दूंगा आपको। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की का कभी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सामाजिक निर्मितवाद जो थे वो लेव वाइगोत्स्की ही थे, सबसे ज्यादा बल इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
जब बालक छोटे छोटे समूहों में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है? तो ये वापस हो जाएगा आपके निर्मितवाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपके निर्मितवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अधिगम एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है अधिगम? तथ्यों के संग्रह की, परीक्षा की, तैयारी की, याद करना या फिर अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। तो अधिगम जो एक प्रक्रिया है वो अनुभवों से अर्थ निर्माण करना। ठीक है, अधिगम एक प्रक्रिया अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है। सामान्यकरण, अनुवाद करना, अनुप्रयोग करना या फिर सचित्र विवरण करना। संज्ञानात्मक के अंदर कभी चित्र नहीं आएगा। आएगा क्या? चित्र विवरण कभी नहीं आता है। सामान्यकरण होता है, अनुवाद होता है, अनुप्रयोग होता है, लेकिन सचित्र विवरण कभी नहीं आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सचित्र विवरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नीचे दिए गए कथनों में गलत युग्म को पहचानिए। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर, प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक, क्षेत्र अधिगम सिद्धांत कुर्तलेविन, संकेत अधिगम सिद्धांत टोलमैन। तो गलत युग्म को पहचानना है तो संकेत अधिगम का सिद्धांत तो बिल्कुल टोलमैन ने दिया था, क्षेत्र अधिगम सिद्धांत कुर्तलेविन ने दिया था, उसके अलावा प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर ने नहीं दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आपके अल्बर्ट बांडुरा ने। ठीक है, अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। ठीक है ना, अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो गलत युग्म आपके ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अवधान के लिए संवेग एक है। अवधान के लिए संवेग एक क्या है? अर्जित प्रेरणा, सामान्य क्रिया, आंतरिक प्रेरणा या फिर अनावश्यक भाव है। तो अवधान के लिए जो संवेग है वो एक आंतरिक प्रेरणा है। क्या है? आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, तो ये थे आज के 30 मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत सभी क्वेश्चंस लगभग आज के 25-26 क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन बेस्ड थे। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन कोई नहीं था, सभी अप्लाइड थे। तो अप्लाइड क्वेश्चंस को हल करना सीखो। साइकोलॉजी में अप्लाइड क्वेश्चन ही अधिकांश आते हैं, डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। आजकल परीक्षा पैटर्न बहुत काफ़ी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो। हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, आपका अनुभव ज़रूर शेयर करें। और हाँ, आपको अगर किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है, किस टॉपिक को आपको सीखने में कठिनाई आ रही है, तो उस टॉपिक के वीडियो बनाना है तो मेरे को कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल वाली क्लास में। और हाँ, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।